क्या तुम लोग जानते हो कि निको रॉबिन ओरिजिनली एक लड़का होने वाली थी और वन पीस में किशिमोटो का भी हाथ है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 25 रियर फैक्ट्स जो 99% लोगों को नहीं पता होगा। नहीं, मैं नहीं मानता। क्या तुम्हें पता है कि वन पीस इतनी लंबी और इंटरेस्टिंग कभी होने ही नहीं वाली थी। ओरिजिनली ओडा वन पीस सीरीज को 2002 में ही फिनिश करने वाले थे। मतलब इसको बस 5 साल चलाने का प्लान था उनका, जिसमें यूफी योंकोस के अगेंस्ट में फाइट करता, ना कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। बट जैसे ही सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी तो वो खुद को रोक नहीं पाए इसे आगे कंटिन्यू करने से, और हमें इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज मिली। तो वन पीस का एंड पहले से ही फाइनल है ओडा की साइड से, बट थोड़े से चेंजेस के साथ। नंबर 2, क्या तुम्हें पता है ड्रेस रोजा आग के टाइम पे ओडा बीमार पड़ गए और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और अपने फैंस के लिए उन्होंने अपने फ्रेंड किशिमोटो से हेल्प मांगी। किशिमोटो जिनकी नारुतो में बहुत ज्यादा पसंद है, तो वन पीस का ड्रेस रोजा आर्क बनाने में किशिमोटो ने बहुत हेल्प की है। अगला फैक्ट सुनो, जहाँ उन्होंने इसमें बहुत ही पागलपन किया है। असल में चैप्टर 310 के कलर स्प्रेड में हम लूफी, उसाप और रॉबिन को समुराई की ड्रेस में देख सकते हैं और उनके ऊपर एक पिंक ड्रैगन भी उड़ता हुआ दिख रहा है हमें। इसमें एक छोटा सा हिंट था मोमोनोस्की के ड्रैगन रूप के बारे में, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। नीचे राइट कॉर्नर में हम देखते हैं एक वर्ड लिखा हुआ है शिबाराको, जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। इससे ये सिग्नल मिलता है कि रॉबिन और उसाप क्रूज से एनीज लॉबी में थोड़ी देर के लिए गए थे, लेकिन ओडा यहीं रुकता नहीं है। अगर तुम फोकस करके देखो तो लूफी के युकाटा पर कोजुकी क्लैन के एम्बलम का सिंबल बना हुआ है। ओडा ने इस कलर स्प्रेड में अपने हिंट के साथ सच में पागलपन किया है। अगला, लेकिन उस टाइम के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं था जब ओडा ने कुछ सच में एब्सर्ड बातें कही थी। एक इंटरव्यू में ओडा ने लूफी के बारे में कहा कि वो इतना पावरफुल है कि उसे ईस्ट ब्लू सागा के पायरेट्स को हराने के लिए किसी भी बड़े चेंजेस की जरूरत नहीं है। और उन्होंने आगे बताया कि अगर अकाइनो इसका मेन कैरेक्टर होता तो वन पीस 1 साल में खत्म करनी पड़ती उसकी पावर्स की वजह से। और यहाँ पे हमें अकाइनो की पावर का रियल अंदाजा लग जाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। नंबर 5, क्या तुम्हें पता है कि फ्रैंकी ओपनिंग 12 में वो टी शर्ट पहनता है जो लूफी ने ड्रेस रोजा आर्क के दौरान पहनी थी जब वो लूसी बन के घूम रहा था, और ये था रियल ब्रोमेंस। नंबर 6, नेक्स्ट हम सभी को पसंद आने वाला है। हम सभी को पता है कि ओडा को सिंबलिज्म बहुत ज्यादा पसंद है, तो यहीं पे हम जब एस के टैटू को देखते हैं तो उसमें 4 लेटर्स हैं जो उसके करीबी लोगों को सिंबलाइज करते हैं, जिसमें से एस खुद को ही रिप्रेजेंट करता है, और एस साबो को, सी क्राई बेबी जो एस लूफी को कहता था बचपन में, और ई एडवर्ड न्यूगेट व्हाइट बेड का रियल नेम है जो, और एस पे जो क्रॉस है उसका मतलब यही था कि इसको हमेशा लगता था कि साबो मर चुका है और उसे कभी पता ही नहीं चल पाया कि साबो जिंदा है। नंबर 7, अगला फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या तुम्हें पता है जोरो का चेस्ट साइज नामी और रॉबिन से बड़ा है। नंबर 8, अब बात करते हैं जब डो फ्लेमिंगो का पहला बुक रिलीज हुआ था तो कई फैंस ने सोचा था कि उसका चेहरा स्पाइडरमैन से इंस्पायर हुआ है। अब सच बताओ तो मैंने जब उसे पहली बार वेब स्लिंगिंग करते हुए देखा था तो मुझे भी लगा था कि स्पाइडरमैन से इंस्पायर है, बट ओडा ने एक स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में इसका जवाब दिया और कंफर्म किया कि डो फ्लेमिंगो का लुक उसके चाइल्डहुड हीरो सेमेन राइडर सुपर 1 से आया था, स्पाइडरमैन से नहीं। ये एक ही बार नहीं था जब फैंस ने किसी कैरेक्टर के इंस्पिरेशन पे स्पेकुलेशन की है। जब सांजी का पहला लुक आया था तब सभी फैंस पागल हो गए थे और उन्होंने कहा था कि वो तो लियोनार्डो दी कार्पियो से इंस्पायर हुआ है, पर ओडा ने बाद में कंफर्म किया था कि ये गलत है। सांजी की इंस्पिरेशन एक्चुअल में स्टीव बस्कीमे की परफॉर्मेंस से आई थी मूवी रेजोवियर डॉग्स में। मैं इसीलिए ओडा का फैन हूँ, उसका इस तरीके से फैंस को कंफ्यूज करने के स्टाइल, मुझे ये स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद है। चलो डो फ्लेमिंगो और सांजी के फैक्ट्स के बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, ओहारा का तबाह होना वो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड था जो एंशिएंट चाइना के क्वीन डायनेस्टी में हुई थी, जहां पर स्कॉलर को मारा गया था और बुक्स को भी जलाया गया था, क्योंकि किंग जी हुआन टी को लगता था कि अनपढ़ लोगों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। वन पीस में रॉबिन की बैक स्टोरी सच में बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट पे। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो कि रॉबिन ओरिजिनली एक आदमी होने वाला था। हाँ, जब ओडा ने उसके पहली बार सीरीज के लिए डिसाइड किया था तो उन्होंने एक आदमी को सिलेक्ट किया था जो बोटैनी में बहुत ही रुचि रखता हो। रॉबिन के आने पर इस कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया जो अलग अलग इंटरेस्ट रखता था और डिफरेंट जेंडर की थी, बट रॉबिन बोटैनी में अनइंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसका मेन फोकस हिस्ट्री पर है। लेकिन इस फॉर्मल कैरेक्टर की बोटैनी के लिए फैसिनेशन वेस्ट नहीं गई, इसे बाद में उसाप को दिया गया। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता रॉबिन को एक मर्द के रूप में। हम सभी को ओडा को शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने इनिशियल आइडिया को ड्रॉप करके वन पीस की बेस्ट वाइफ को क्रिएट किया। नंबर 12, ओडा ने बहुत सारी रिसर्च की है और कई अलग अलग सोर्सेज से इंस्पिरेशन भी ली है, लेकिन एनएल के नाम के लिए वो थोड़ा ओवरबोर्ड गए। एनएल का नाम इटली की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग कंपनी एनएल से जुड़ा हुआ है। कंपनी को सिर्फ एनएल के रूप में नहीं बुलाया जाता, जबकि जापान में भी उसे वैसा ही लिखा जाता है। अगर किसी कैरेक्टर के पास लाइटनिंग की पावर है तो इससे बेटर नाम उसके लिए हो ही नहीं सकता है। नंबर 13,
क्या तुम सब लोग जानते हो कि ओडा ने बैटमैन मूवी से भी इंस्पिरेशन ली है? असल में कोराजोन ने एक हॉस्पिटल को जला दिया था जो डॉक्टर्स ने लॉ का इलाज करने से मना कर दिया था। ये सीन डार्क नाइट मूवी से इंस्पायर्ड है जहाँ पर जोकर ने भी एक हॉस्पिटल को जला दिया था। सच कहूँ तो मुझे इससे कोई भी हैरत नहीं हुई है। कौन बैटमैन ट्रायलॉजी का फैन नहीं है? नंबर 14, वन पीस के एंटेगनिस्ट के पास अपने खुद के थीम सॉन्ग नहीं थे शुरुआत में। ये बदल गया जब सीजर क्लाउन आया, जो पहला विलन था जिसको एक स्पेसिफिक म्यूजिक पीस के साथ जोड़ा गया। भाई लोग सच बोलूं तो उसका थीम सॉन्ग थोड़ा सा क्रीपी लगता है जब तक हम उसके गूफी साइड के बारे में नहीं जान जाते हैं। नंबर 15, अब जब एंटेगनिस्ट की बात कर ही रहे हैं तो तुम सभी के मन में स्पेंडम का नाम तो आया ही होगा। वो लिटरली वन पीस का सबसे हेटेड विलन है। स्पेंडम का मास एक्चुअली एक प्रोफेशनल रेसलर जिसका नाम था मैनकाइंड, उससे इंस्पायर्ड है। मुझे ये पता ही नहीं था कि ओडा प्रोफेशनली रेसलिंग में भी इंटरेस्टेड है। नंबर 16, इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते वक्त मुझे एक चीज नोटिस हुई जिसने मेरा दिमाग बिल्कुल हिला के रख दिया था। मुझे स्ट्रॉ हैट के रिक्रूट में ग्रैंड लाइन से पहले और बाद में एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हुए देखा। सबसे पहला तो ऊसाप और फ्रैंकी अपने आइलैंड के ट्रबल मेकर्स थे और उनके अपने खुद के कुछ फॉलोअर्स थे और दोनों लॉन्ग रेंज फाइटिंग में एक्सपर्ट थे। दूसरा, जोरो और चॉपर को मॉन्स्टर माना जाता था लेकिन उनका दिल बहुत ही अच्छा था। अगला, नामी और रॉबिन दोनों ने अपने क्रू को धोखा दिया था और चले गए, लेकिन उसका रीजन ये दिखाता है कि वो अच्छे लोग हैं। क्रू उनके लिए लड़ता है और उनको वापस ले आता है। सांजी और ब्रुक्स दोनों के अच्छे सूट्स पहनकर और दोनों खाना लेकर इंट्रोड्यूस किए गए थे। सांजी के पास हॉट सूप था जबकि ब्रुक के पास हॉट कॉफी थी। लेकिन एक चीज मैं श्योर हूँ कि तुम वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? जाओ पहले सब्सक्राइब करो। नंबर 17, क्या तुम्हें पता है लॉ और किड कभी स्टोरी में ओरिजिनली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वो तो बाद में ओडा के एक एडिटर ने उन्हें सजेस्ट किया कि लूफी के अलोंग साइड कुछ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होने चाहिए, तब जाके किड और लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया और बाकी वर्स्ट जनरेशन को भी। नंबर 18, ओडा का वन पीस सीरीज को बनाने के पीछे एक दूसरी सीरीज का हाथ है। ओडा ने पहले एक वांटेड सीरीज पे काम किया था और दोनों ही सीरीज सेम वर्ल्ड को शेयर करती हैं और जिसका मेन प्रोटैगनिस्ट था रियुमा, वही रियुमा जो वन पीस में स्वॉर्ड गॉड के नाम से जाना जाता है और सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन भी है और जो जोरो जैसा दिखता था। और जोरो के बारे में एक थ्योरी भी है कि जोरो रियुमा का फेल्ड क्लोन है जो कि वेगापंग ने बनाया था, बट मुझे ये थ्योरी कुछ खास अच्छी लगती नहीं है। अगर ओरिजिनल स्टोरी की बात करें तो जोरो लूफी के क्रू का कभी हिस्सा होने ही नहीं वाला था, बल्कि वो बगी पायरेट्स का मेंबर होने वाला था। तो सोचो सीरीज कैसी होती अगर जोरो बगी पायरेट्स का हिस्सा होता और सेम स्ट्रेंथ के साथ। कमेंट में जरूर बताना। नंबर 19, क्या तुम लोग जानते हो गोल्डी रॉजर का एग्जीक्यूशन भी रियल था। रॉजर की कंट्रोवर्शियल एग्जीक्यूशन ओलिवियर लेवाश्योर नाम के फेमस पायरेट की तरह थी जिन्होंने अपना खजाना छुपा दिया था और उसके एक लोकेशन को क्रिप्टोग्राम्स के थ्रू बता दिया था जब उसे पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया था। रियल में भी इतना बैडएस पायरेट था तो रॉजर शायद एक रियल पायरेट पे बेस्ड हो, लेकिन R1 लाइफ पायरेट क्रू ने अपना जॉली रॉजर डिजाइन सीधा वन पीस से लिया है। नंबर 20, एक वीडियो जिसमें सैंक्स को वन पीस के जॉली रॉजर वाले एक शिप पर दिखाया गया है। इस शिप को साउथ चाइना सी में देखा गया था जो सोमोनिया के कोस्ट के पास थी। ये पायरेट शायद अच्छे पायरेट्स बनने का प्रिटेंड कर रहे होंगे जैसे कि रेड हेयर पायरेट क्रू है। नंबर 21, हम ये नहीं कह सकते कि वन पीस इमोशन से भरा हुआ नहीं है और कई बार तो हम सभी को रोना पड़ जाता है उसके लिए। लेकिन जब एक फैन ने ओडा से पूछा कि क्या कोई ऐसा सीन है मांगा में जिसे लिखते हुए ओडा खुद रो गए हों, तब ओडा ने बताया था कि बहुत सारे सीन हैं ऐसे, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग था वो था एलाबास्टा का सीन को स्केच करना जिसमें वीवी बार बार कह रही थी प्लीज स्टॉप फाइटिंग। वेल मैं ओडा को ब्लेम नहीं कर सकता, वो सीन सच में बहुत ज्यादा इमोशनल था। नंबर 22, ऐसी सीरीज में कई सीन थे जिनको लिखते समय ओडा को अपना खुद का पेन रोकना पड़ा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो सीन इमोशनल थे, बल्कि क्योंकि उन्हें फ्रैंकी शोगन ड्रॉ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने खुद कहा था कि वो रोबोट्स को बनाना तो पसंद करते हैं लेकिन बार बार उसमें सेम डिटेल डालना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसी वजह से फ्रैंकी शोगन के बहुत ही लिमिटेड सीन है मांगा में। नंबर 23, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि रॉबिन ओरिजिनली एक लड़का होने वाला था, लेकिन ऐसे एक और स्ट्रॉ हैट मेंबर है जिसका डिजाइन पहले बिल्कुल अलग था। चॉपर का ओरिजिनल डिजाइन सोसाइटी के लिए खतरा हो सकता था। चॉपर ओरिजिनली एक जेब्रा रेंडियर हाइब्रिड होता जो सिगार पीता था। इसके अलावा स्क्रीन पे 2 और डिजाइन दिखाए गए हैं। चलो चॉपर के बारे में और बात करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि उसने ह्यूमन डेविल फ्रूट खाया था और उसमें बहुत सारे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक आ गए थे, लेकिन फिर भी वो लोगों में बहुत ही कम इंटरेस्टेड था। रेंडियर होने के नाते उसको अपने ही स्पीसीज के फीमेल पसंद आते थे। हाँ, उसने अपने इंटरेस्ट को थोड़ा बढ़ाया और रेंडियर मिंग्स को भी बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ह्यूमन वुमेन्स के लिए भी वो ज्यादा है। ओडा ने चीकी रोमांस को इनकॉर्पोरेट तो नहीं किया, लेकिन वो स्नीकी तरीके से 12 किसेस डाल दिए जो हम सब बाद में भूल गए। नंबर 24, ये फैक्ट हम सभी के लिए खुशी की बात है। एनीमे में लूफी और बाकी लोगों को एस्केप कराने में
सभी को लगता है कि बॉन क्लेन मर गया, बट मांगा में बॉन क्लेन ने सर्वाइव किया और सक्सेसफुली वो लेवल 5.5 में पहुंच गया और बच गया वहां जाके। नंबर 25, लास्ट फैक्ट थोड़ा स्पेशल है। सभी को लगता है कि लूफी का एक्चुअल ड्रीम किंग ऑफ द पायरेट बनना है, बट वो बस उसका स्टेपिंग स्टोन है उसके एक्चुअल ड्रीम के पहुंचने का। क्योंकि जब भी वो किसी को बताता था अपना एक्चुअल ड्रीम तो सभी लोग हंसने लगते थे, बल्कि हमको तो यही लगता है कि उसका ड्रीम गोल्डी रॉजर की तरह ही सेम था, तो उसमें हंसने की क्या बात थी? तुम्हें क्या लगता है?